तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे और हमने उसके 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमने फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर जो पहले पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बची हैं। एंड नाउ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग हैंडल कर रहे होगे प्रेशर को। ठीक है, मैंने तुम लोगों से बोला भी था कि ये टॉपिक उतना ज़्यादा हाई फाई है नहीं, हालांकि 20% चीज़ें जो मैंने बोली थी सही बात बोलते हैं, ऐसा तो करते नहीं कि तुम लोगों को झूठी दिलासा दे रहे हो कि नहीं आसान आसान है, जहाँ टफ है वहाँ टफ बोलेंगे, जहाँ आसान है वहाँ आसान। तो आसान है, अब एक तो फिजिक्स है तो इतना तो मत सोचो कि बहुत आसान होगा, बाकी टेक्निकल चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो रेडी फॉर द फ्यू क्वेश्चंस। एंड पहला क्वेश्चन अपने पास है, बिना देर किए हुए, बिना टाइम पास किए हुए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जरूरी क्वेश्चन थे, कुछ पुरानी क्लास में हो नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस क्लास का कर लिया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन समझना, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखो, फोर्स हमने पढ़ा था, फोर्स आया था BIL sin थीटा एंड L उसमें इफेक्टिव लेंथ थी, मैंने बताया था दैट इज लाइक डिस्प्लेसमेंट था। F इक्वल्स टू BIL sin थीटा, उसके सारे केसेस बताए थे, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास ऐसी कुछ कहानी है, देखो मान लो ये एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, इसको यहाँ हिंज कर दिया एंड दिस इज परफेक्टली वर्टिकल। ठीक है, दिस इज वर्टिकल, इसकी लेंथ है L, दिस इज लेंथ L और इसका मास है M। ठीक है, तो mg हो जाएगा। ठीक है, वेट इसका कितना हो जाएगा mg। अब यहाँ पे क्या किया कि इसमें करंट तो फ्लो करा ही दिया। ठीक है, दिस इज लाइक करंट, इस तरीके से फ्लो करा दिया। ठीक है, अब करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज करंट I और यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। दिस इज नाउ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन अवेलेबल है। ठीक है, थ्रू आउट द रीजन मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है B। अब तुम देखो कि मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द अल्फा। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि व्हाट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड। ठीक है, रॉड बोला जाए, कंडक्टर बोला जाए, वायर बोला जाए, वॉट एवर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है। ठीक, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि फोर्स किधर लगेगा। तो इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे हिंज कर दिया है, दिस इज हिंज एट दिस पॉइंट, दिस इज हिंज। ठीक है, यहाँ पे हिंज कर दिया है। अब इसी पॉइंट के अबाउट ही घूमेगी, तो पहले फोर्स देख लो किधर लगे, उस फोर्स का इफेक्ट जो टॉर्क होगा, टॉर्क की वजह से घूमेगी। तो देखो करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो IL क्रॉस B, दिस इज लाइक IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। ठीक है, I नीचे, IL क्रॉस B, तो इधर लगा फोर्स। और फोर्स कहाँ लगेगा, एकदम परफेक्टली सेंटर ऑफ मास पे, तो यहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। तो ये हो जाएगा, इसकी लेंथ मैंने L बोल ही दी थी, तो इस तरीके से ये घूमेगा, दिस इज L/2। ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा इक्वेशन लगेगी, तो टॉर्क कितना हो जाएगा। तो एक बात को समझने की कोशिश करो कि mg वाला तो टॉर्क तो होगा नहीं भाई, अगर फोर्स देखे जाए तो फोर्स तो mg भी लग रहा है, तो mg का टॉर्क तो एक्सेस से पास कर जाएगा, तो mg का टॉर्क तो आएगा नहीं। mg फोर्स किधर से पास कर जाएगा, mg फोर्स तो एक्सेस से पास कर जाएगा। अब इस एक्सेस के अबाउट ये रोड घूमेगी, तो ये फोर्स, अब फोर्स ये होगा कितना, तो फोर्स लिख लो, दिस इज BIL sin थीटा, दिस इज BIL, और sin थीटा कितना, sin 90, तो ये BIL हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू I अल्फा से टॉर्क कितना, BIL फोर्स हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सेस से, वो L/2 हो गई। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL/3 इंटू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 L² पूरा कट जाएगा, 3 BI/2m
दिस विल बी अल्फा। ये अल्फा अपने पास आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना आसान था, ठीक है, लेकिन वेरी गुड क्वेश्चन। मगर ऐसा समझ लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे उसमें पजल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, सबको पता है टॉर्क लिखने का तरीका क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने टॉर्क लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट रॉड का पता है ml²/3, तो उससे आ गया। अब अल्फा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो क्वेश्चन अपना ये है कि बताओ, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, अल्फा को ध्यान रखो, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अल्फा आ ही गया है, ठीक है। अल्फा आने के बाद देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया, ठीक है। क्वेश्चन मॉडिफाई क्या किया कि हमने कहा कि ये अपनी रॉड थी, वही वाली जिसकी लेंथ L थी, उसको यहाँ पे हिंज किया था और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात समझो, इस क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट विल बी द हिंज फोर्स, व्हाट विल बी द हिंज फोर्स, फाइंड आउट द हिंज फोर्स ऑन दिस रॉड AB, ठीक है। तो रॉड टाइप की थोड़ी सी बना लूँ तो और अच्छा लगेगा, क्वेश्चन देखने में फील आता है, बढ़िया लगता है जब डायग्राम। तो ये रहा AB, ठीक है, दिस इज रॉड, हिंज कर दी वर्टिकली एकदम, मास M। अब मैंने कहा व्हाट विल बी हिंज फोर्स इफ करंट इज ऑफ एंड ऑन, ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। अगर मान लो करंट नहीं है तो हिंज फोर्स कितना होगा, और करंट है तो हिंज फोर्स कितना होगा। 2 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बना दिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बस क्या है कि तुम्हारी भूमिका बनाने के लिए, तुमको समझने का लेवल बनाने के लिए पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं जिससे तुम इस क्वेश्चन से जुड़ो, तुम्हें मजा आए, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है पहला। तो पहला क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए क्या है कि अच्छा तरीका ये होता है, अच्छी किताबों का तरीका ये होता है कि पहला छोटा सा क्वेश्चन देके बच्चे खुश कर दो। तो हमने भी खुश करने के लिए बोला कि पहले करंट है नहीं। अब पहले करंट नहीं है तो केवल एक ही फोर्स लगेगा, इसका वेट mg, ठीक। तो यहाँ पे जो भी हिंज फोर्स है मान लो N1, तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, दिस विल बी हिंज फोर्स, ठीक। हिंज फोर्स इतना हो गया, और कोई फोर्स है ही नहीं, mg की वजह से ऐसे ही रुका रहेगा, ठीक। अब अल्फा अपने पास है, अल्फा को मैं साइड में लिख के इस कहानी को मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझको इसमें अल्फा की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। 3bi/2m। अब यहाँ से करना क्या होगा कि N1 आ चुका है। अब ध्यान देना है, ये पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है कि करंट जब ऑफ है, ठीक है, ये था इफ I = 0। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान दो, अगर सेकंड पार्ट समझ दोगे, इफ I इज फ्लोइंग, ठीक, अगर करंट वहां पे फ्लो कर रहा है, अगर I इज फ्लोइंग, तो उस केस में देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से, ठीक है, हिंज फोर्स, ठीक है। तो हिंज फोर्स मैंने इसको एक तरीके से तुम ये भी लिख सकते हो, मैंने कुछ नहीं बोला है, तो इनिशियल सिचुएशन में ही बताना, मैंने क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर किया जाता है कहाँ बताना, तो इनिशियल सिचुएशन में ही बताना है, ठीक है, इनिशियल सिचुएशन में। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, BIL, ठीक, एक फोर्स इधर लगी रहा है mg, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अब हिंज के ना 2 कंपोनेंट आएंगे, ठीक, कौन कौन से, एक ये मानो N1, ठीक है, और दूसरा मानो किसी भी डायरेक्शन मान लो इधर मान लो N2, इधर भी मान सकते हैं, इधर भी, हिंज फोर्स मानने का ये तरीका है, ठीक है, किसी डायरेक्शन मान सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मानो, दूसरा वर्टिकल, या फिर कह सकते हो एक लेंथ के अलोंग माना जाता है, एक लेंथ के परपेंडिकुलर। ये मेथड है, दिस इज द मेथड
टू रिप्रेजेंट द हिंज फोर्स। हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट माने जाते हैं। यहाँ पे तो मुझको मानने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट फोर्स का कोई बनेगा ही नहीं वहाँ पे फोर्स है, BIL आ गया, ठीक है। तो देखो ये वाला फोर्स इसमें टॉर्क देगा, ठीक है, और टॉर्क देगा तो अल्फा आ जाएगा, वो अल्फा हमने पहले से निकाल के रखा है, ठीक। तो सबसे पहले मैं तुमसे कहूँ कि ये इस तरीके से इधर घूमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक काम होगा कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ये वाला, ठीक, ये सेंटर वाला पॉइंट इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा, भाई सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा, तो सर्किल का एक टेंजेंट और एक इधर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक, अपने पास अब दो एक्सेलरेशन आ चुके हैं, एक सेंटर की तरफ है वो AC है, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट उसी के लिए ये पाथ बनाना होता है सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए बनाया कि सेंटर ऑफ मास इसका सर्कुलर मोशन करेगा अगर ये ऐसे करके पूरा रॉड इस तरीके से अगर घूमता है, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो वो देखो अब सर्किल में दो तरीके की सर्कुलर मोशन होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म ही है क्योंकि इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, टॉर्क लग रहे हैं, ठीक। तो ये नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल में लिख दूंगा, सेंट्रीपिटल को हम समझ लेंगे। तो देखो ध्यान से कि इक्वेशन अगर लिखी जाए प्यार से, तो पहली वाली इक्वेशन देखो जिधर फोर्स, एक्चुअल में अगर मैं बिल्कुल अच्छे से लिखूंगा तो मुझको एक डायग्राम और बनाना होगा, इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो खाली टाइम पास करने के लिए बनाया था, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अब तुम देखो ध्यान से, सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक। देखो ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट था, ठीक, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, इस पे mg किधर नीचे और n1 किधर ऊपर। तो जिधर एक्सेलरेशन तो इक्वेशन क्या बनेगी, n1 माइनस mg इज इक्वल्स टू mac, ठीक। दूसरा वाला ये पहले वाले के लिए डायग्राम बन गया, A के लिए कह सकते हो, B के लिए, B का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेके सेपरेट डायग्राम, ठीक। तो ये हिंज पॉइंट, ठीक, इधर n2, इधर सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, दिस इज BIL, और इसका इधर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी n2 प्लस BIL इज इक्वल्स टू MAT, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हो गई अपनी दोनों इक्वेशन तैयार हैं, ठीक है। अब तुम देखो किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बताए, इसीलिए मैंने सेपरेट कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन रहते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। भाई दो एक्सेलरेशन एक में ही नहीं बनाए मैंने, एक में बना के अलग करके दिखा दिए तुमको। ये वाला एक्सेलरेशन, तो जिधर एक्सेलरेशन हमेशा वो वाला फोर्स ज़्यादा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे देखो नेट फोर्स, दिस फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। इधर वाले कंपोनेंट को अलग डायग्राम से दिखाया, इधर वाले कंपोनेंट को अलग डायग्राम से। तो दिस नेट फोर्स n2 प्लस BIL इज इक्वल्स टू MAT हो गया। अब कोई इशू नहीं, अगर तुमको AC और AT लिखना आता है तो देखो AC क्या होता है, AC होता है दिस इज R ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर ओवर R, जो भी है। तो R तो तुमको पता ही है, वो तो L/2 है। लेकिन अगर इनिशियल बात की जाए तो इनिशियली जैसे ही अल्फा आएगा तो अल्फा एकदम से तो ओमेगा दे नहीं देगा। एक बात बताओ, तुमने काइनेमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रुका है, उसमें एक्सेलरेशन है, फिर उसकी स्पीड लगातार बढ़ना शुरू हो जाती है, कि कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है चलना, तो किसी में एक्सेलरेशन है तो एकदम से उसमें वेलोसिटी नहीं आएगी, इट टेक्स सम टाइम। तो मैंने इनिशियली पूछ लिया, ठीक है। तो इनिशियली अल्फा आया है और अल्फा ने क्या किया है, एकदम से अल्फा ओमेगा नहीं बना सकता। भाई AB बनाता है तो अल्फा ओमेगा बनाएगा, लेकिन अल्फा आया जरूर है। अल्फा कितना है, वो रहा। तो अल्फा आया तो इनिशियली अल्फा ओमेगा नहीं दे सकता, इट टेक्स सम टाइम। तो ओमेगा 0 है इनिशियली, ओके। तो AC इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक।
तो यहाँ पे 0 रखोगे तो N1 मतलब पहला कंपोनेंट तो प्यार से मिल गया, ठीक है। N1 कितना मिला, N1 इज इक्वल टू mg मिल गया, मतलब हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ आओ AT लिखो, तो AT क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये होता है r अल्फा, ठीक है। r कितना है l/2, भैया सर्कुलर पाथ की रेडियस तो यही है ना बीच में l/2, और अल्फा कितना है, दिस इज 3bi ओवर 2m, ठीक है। AT आ गया, AT इज इक्वल टू r अल्फा से मिल गया, तो यहाँ से N2 इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज m80, तो m से मल्टीप्लाई किया तो m से m कट जाएगा कि नहीं, या सीधे m इधर ले लो, m80 की वैल्यू आई 3/2 BIL, 3/4 BIL, ठीक है ना, 3/4 BIL। देखो दिस इज इक्वल्स टू m80 की वैल्यू देखो, दिस इज 3/4, दिस इज BIL, ठीक है ना, 3/4 BIL, ठीक। अब तुम देखो ध्यान से, तो ये आ गया और ये उधर ट्रांसफर कर लो माइनस का BIL, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू आया माइनस का 1/4 BIL, ठीक है। माइनस का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता तो हमने जो डायरेक्शन मानी है वो सही डायरेक्शन है, ठीक। तो इसका मतलब कुछ देख लो, बस माइनस प्लस की गलती रहा हो, बाकी सब कुछ सही है अपना। तो ये रहा N2, दिस इज N2 प्लस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सही है अपना, दिस इज फोर्स आई नीचे, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ओके। तो दिस इज इक्वल टू m80, AT इज इक्वल टू r अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 3bi ओवर 2m, और r की वैल्यू l/2 वो यहाँ पे रख दी, 3/4 आ गया, 3/4 माइनस उधर से BIL, तो N2 की वैल्यू आ गई माइनस में, ठीक है। देख लो बिल्कुल ध्यान से, कैसे करके मैंने हिंज फोर्सेस को कैलकुलेट किया है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, देखो सिंपल, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया था, क्या था, ठीक है, कि ये वाला फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा। मैंने कहा था हिंज फोर्स ये चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, एक ऊपर मानना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टली, एक लेंथ के अलोंग, एक लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सुनो, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा सेंटर ऑफ मास, तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल होगा उसका अलग डायग्राम बनाया, उस पर नेट फोर्स वो ऊपर, ये नीचे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये वाला इधर माना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। AT सबको पता है r अल्फा से आएगा, ये आ गया AT, इसकी वैल्यू रख दी वहाँ पे, तो AC तो 0 था तो सीधे mg आ गया, ये इधर कर दिया, ये माइनस आया, इसका मतलब वो ये हुआ कि जो मैंने इधर माना है वो इधर होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो हिंज फोर्स आया, एक्चुअल में जो हिंज फोर्स लिखा जाए, हिंज फोर्स मैं यहाँ लिखूँगा, एक्चुअल में जो हिंज फोर्स बना, दिस विल बी N1 और N2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो वो माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है, कि हमने जो मानी थी माइनस आया है, इसका मतलब वो उसके अपोजिट, तो मैंने इधर कर दिया। तो नेट फोर्स कितना होगा रूट में, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं हम, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। दिस विल बी द नेट हिंज फोर्स। इसको देख लो, उतार लो अच्छे से दिमाग में। मिटा देते हैं। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। और अपने पास एक क्वेश्चन है जिसने बच्चों को थोड़ा परेशान किया है, मैं उसको यहीं कवर करा देना चाहता हूँ, उसको देखो और समझो। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ, क्वेश्चन अपने पास ये है कि मान लो ये एक वायर है, वायर लूप, ठीक, और इस लूप को ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह। अब
क्वेश्चन में ये पूछा कि ये एक्सपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, करंट है इसमें, ठीक है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं। ये एक्सपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट। एक बात क्लियर है कि इस पे नेट फोर्स तो ज़ीरो होगा, नेट फोर्स ज़ीरो होगा। अब नेट फोर्स ज़ीरो होगा, ये शायद तुम लोगों को बात नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ। देखो ये मान लो, इसको होल्ड करो, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ये है अपने पास मान लो लूप, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली अंदर है हर जगह, ठीक है। देखो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, मान लो ये L है और ये है B और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लूप है। तो तुम बताओ इस पे किधर फोर्स लगेगा, IL क्रॉस B, इस पे लगेगा ऊपर, ठीक, मान लो इस पे लगा F1, ये करंट ऐसे घूम के आया तो इस पे किधर लगा IL क्रॉस B, इस पे उतना ही लगा नीचे F2। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है और डायरेक्शन आ गई फोर्स की अपोजिट, तो F1 अपोजिट। इस पे देखो IL क्रॉस B इधर लगा, दिस इज F2, इस पे IL क्रॉस B, इस पे इधर लगा, दिस इज F3 क्यों यार F2। अब F1 कैंसिल आउट, F2 तो नेट फोर्स ज़ीरो, ठीक है। मतलब क्या है, एक तो ये तरीका है, ये मैंने तुमको प्रैक्टिकली समझाया, ठीक। अगर तुम इसको देखोगे ऐसे, इसको देखो, मान लो एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, इक्विलेटरल ले लोगे तो अच्छा समझ आएगा। मान लो ये तीनों साइड A और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, ठीक है, हर जगह अंदर की तरफ है। इस वाले पे करंट ऐसे मान लो, करंट ऐसे है, इस वाले पे देखो, इस पे फोर्स इधर ऐसे लगेगा फोर्स, इस पे इधर, ठीक है, और इस पे ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे लूप पे ऐसे फोर्स लगा, 1 2 और 3, और ये तीनों परफेक्टली कितने पे होंगे, 120 पे। तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये सब एक बराबर हैं और एक बराबर हैं, तो तीनों 120 पे कितना आएगा, F ही आएगा और एकदम अपोजिट आएगा। तो कहने का मतलब सभी 120 हैं, ठीक है। तो 120 पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल्स टू 0। देखो एक बात समझो, वैसे भी अपना फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू BIL इफेक्टिव, ठीक है, परपेंडिकुलर वाले में लिख दिया तो ऐसे BIL साइन थीटा, ठीक है, पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो। तो वहाँ पे जो L इफेक्टिव था वो क्या था, वो डिस्प्लेसमेंट था 2 पॉइंट के बीच। यहाँ पे तो वो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं भाई, वहाँ पे क्या था, जो ओपन एंड होते थे उन दोनों के बीच, ओपन एंड यहाँ है ही नहीं। तो किसी भी क्लोज लूप पे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स कितना होता है, 0। किसी भी क्लोज लूप पे लिख लो, याद कर लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी क्लोज लूप पे नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0, ठीक। तो उसी पे क्वेश्चन बनाया, अच्छा ये वाला, ठीक है। तो लिखना चाहो तो यहीं लिख लो, ठीक है, यहाँ जगह है नीचे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना, ठीक है, कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। अब ये आया क्वेश्चन अच्छा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन ये है कि वो तुम्हारे सामने जो वहाँ पे है लूप, सर्कुलर लूप, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब एक बात कन्फर्म है कि इस पर नेट फोर्स 0 है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ऑप्शन वहाँ पे होते हैं कि ऊपर जाएगा, कि नीचे जाएगा, कि लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं। फिर ऐसे ऑप्शन होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, जैसे इसको कोई दबा रहा है चारों तरफ से, या फिर एक्सपेंड करेगा कि कोई इसको खींच रहा है चारों तरफ से, ठीक है। जैसे मेरे पास एक रिंग टाइप का हो और मैं उसको खींचूं, मैं भी खींचूं, तुमसे भी कहूँ, सब लोग खींचो सब तरफ बराबर बराबर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होगा एक्चुअल में। कैसे होगा देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखो करंट, ठीक है, तो IL क्रॉस B, तो इस पे फोर्स लगा ऐसे। अगर यहाँ देखा जाए करंट, तो IL क्रॉस B, इस पे फोर्स लगा ऐसे।
अगर यहाँ देखा जाए तो इस पर फोर्स लगा ऐसे, यहाँ देखा जाए तो इस पर फोर्स लगा ऐसे, यहाँ देखा जाए भाई करंट से पता चल रहा है ना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगा ऐसे, यहाँ पे IL क्रॉस B, इधर फोर्स लगा ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये तो मैंने जगह जगह लिया, अगर मैं और भी लूँ हर एक पॉइंट पे ज़्यादा क्लोज आके तो एकदम तुमको लगेगा कि कैसे यूनिफॉर्मली सारी तरफ सारी डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है। तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो इसमें क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, ठीक है ना। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि एक्सपेंड करेगा, भाई ऐसे करे फोर्स लगेगा तो इसकी रेडियस बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत स्लाइटली बढ़ेगी, तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को खींचोगे तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, जैसे वायर को खींचते थे ऐसे सीधे सीधे, तो ऐसे लूप को इधर उधर खींचोगे तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, हो सकता है टूट भी जाए, ठीक है। तो वो टेंशन है क्वेश्चन मेरा, ठीक है, कि फाइंड आउट द टेंशन डेवलप्ड इन दिस सर्कुलर लूप, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आउट टेंशन डेवलप्ड इन दिस सर्कुलर लूप। अब वो टेंशन कैसे निकाला जाए, ठीक है, या फिर बोला जा सकता है कि फोर्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो सारे एक ही बात है। तो टेंशन डेवलप्ड, ठीक है। इसकी रेडियस का नाम कुछ ले लेते हैं, रेडियस लेते हैं R। देखो कैसे निकालेंगे, एक इसका छोटा सेक्शन ले लो, ये वाला, ठीक है, ये सेंटर और छोटा सा पार्ट इसका ये ले लिया, ठीक है। दिस इज लाइक, दिस इज लाइक, ठीक है, एंड दिस इज लाइक। मैं कहता हूँ ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। अब सबको पता है कि टेंशन किधर डेवलप होता है, टेंशन होता है टेंजेंट के अलोंग, भाई एकदम इसके टेंजेंट के अलोंग, इसमें डेवलप होगा ना टेंशन इस तरीके से टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा करता तो ये ऐसे करके पूरा सर्किल जो ऊपर बना हुआ है ये वही है, ठीक है। तो उसका वो वाला सेक्शन उठा लिया। अब तुम बहुत ध्यान से देखो कि ये देखने में तुमको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। कैसे है, एकदम ऐसे, काफ़ी नज़दीक, ठीक है। एलिमेंट है ना, एलिमेंट का मतलब दोनों पॉइंट काफ़ी नज़दीक हैं, वो तो तुम्हें देखने के लिए बना दिया, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, ये छोटा सा एलिमेंट है ये वाला। अब देखो ये टेंशन ऐसे, ये टेंशन ऐसे, एक इसका कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, एक इसका कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये आया टी कॉस थीटा, ये आया टी कॉस थीटा, ठीक है। अब सुनो, जो करंट वाला फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये तो टेंशन डेवलप होगा उसकी वजह से, लेकिन वो फोर्स किधर लगेगा, वो फोर्स लगेगा एकदम रेडियली आउटवर्ड, हर जगह एकदम रेडियली आउटवर्ड। ये ऐसे ही तो लग रहा है, एकदम इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर मैं यहाँ रेडियस मिलाऊंगा तो रेडियस वाली लाइन एकदम परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। कैसे लगेगा, एकदम रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब होगा यहाँ से, ठीक है, तो रेडियस वाली लाइन के अलोंग लगेगा, कहने का मतलब हर जगह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बहुत नज़दीक कर दूं तो ये वाला फोर्स ऐसे आएगा एक्चुअल में, तो कहने का मतलब वो वाला फोर्स ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। वो एकदम ऊपर लगेगा कि इस एलिमेंट को बहुत छोटा कर दो, ऐसा कर दो, भाई इसको कैसा कर दोगे, ऐसा कर दोगे, ऐसा। अगर ये एलिमेंट एकदम छोटा ऐसे हो जाए, ठीक है, तो वो वाला फोर्स कैसे लगेगा, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे ही तो लगेगा रेडियली आउटवर्ड, लेकिन वो देखने के लिए बड़ा बनाया है तो दिखाना दूर की तरफ है ऐसे, ठीक। अब सुनो, जो नेट फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, इसलिए वो ऊपर दिखा दिया। अब ये टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये है टी साइन थीटा, दिस इज टी साइन थीटा और टी साइन थीटा। तो जो टी साइन थीटा है वो उसको बैलेंस करेगा, मतलब ये वाला टी साइन थीटा, टी साइन थीटा उसको बैलेंस करेगा। क्यों, क्योंकि है क्या, ये कहीं जा नहीं रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो टेंशन डेवलप हुआ है, ठीक है, वो उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डेवलप हुआ है। बात सुनो, जैसे मेरे पास अगर कोई वायर है, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से पकड़ता हूँ, इधर से खींचता नहीं हूँ, तो मुझे कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब
मैं इधर खींचता हूँ तो मुझको उतना ही फोर्स लगाना होता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें टेंशन डेवलप होता है। तो वही सिमिलर कहानी यहाँ है कि जब इस पर वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स ही इसमें टेंशन डेवलप कर देगा, ठीक है। तो इसमें जो टेंशन डेवलप होगा तो वो टेंशन किसकी वजह से आया, मैग्नेटिक फोर्स। तो 2t साइन थीटा, दिस इज 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स होगा कितना, 2t साइन थीटा, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को थीटा लिखा जाएगा, फॉर द स्मॉल एंगल साइन थीटा को थीटा लिखा जाए। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना, वो होगा BIL, तो BI, और ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ है DL, ठीक है। तो BI DL, अब DL कितना, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस से, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, एंगल कितना 2 थीटा। भाई ये जो DL है ये इस पूरे एंगल और रेडियस से मिल जाएगा, तो R 2 थीटा आ जाएगा, तो 2t थीटा इज इक्वल टू BI R 2 थीटा, तो 2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा, T इज इक्वल टू BI R आ जाएगा। सही है। ये देखो भाई ये क्या था, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस से, ठीक है। तो आर्क अगर मुझको चाहिए तो आर्क लेंथ है ये एक्चुअल में, तो एंगल इंटू रेडियस, एंगल जितना आर्क उतना एंगल, तो एंगल है 2 थीटा, रेडियस R, वो वहाँ रख दो। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा और थीटा लिखते हैं, एलिमेंट है एक्चुअल में देखने में बड़ा बनाया है, ठीक है। तो जितना एलिमेंट का एंगल अब वो लिखना है, देखो ध्यान से, तो ये आएगा, दिस इज जस्ट BIR, ये होगा वहाँ पे टेंशन डेवलप्ड या फिर फोर्स ऑफ एक्सटेंशन, फोर्स ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। जब ये वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है, लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसकी रेडियस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो टेंशन तो डेवलप होना ही है। जब मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो इसके अंदर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा है, तो वो वाला जो फोर्स है वो सारी डायरेक्शंस में लगेगा, तो इसलिए इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा। आई बात समझ, देखो, ठीक है, मिटा दूं, देखो, मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक ये वायर रखा है L लेंथ का, नहीं ये तुमको नहीं बताया है अभी, तुम ये देखो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, और यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, और इसको ऐसे v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं L लेंथ का, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। हालांकि आगे वाले टॉपिक में ये आएगा, अभी है तो मैं तुमको बता देता हूँ। ये v वेलोसिटी से इसको इधर लेके जा रहे हैं, L लेंथ का कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो होगा क्या, देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पॉजिटिव वहाँ पे आयंस बने हुए हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, ठीक। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज को देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या है कि जैसे तुम इसको लेके जाओगे तो V क्रॉस B फोर्स लगेगा पॉजिटिव वाले पे ऊपर, तो कहने का मतलब कुछ ऐसी कहानी बनेगी इसकी थोड़ी देर के बाद। अगर तुम इसको लेके जाओगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जैसे होगा क्या कि जैसे जैसे ये चार्ज इधर इकट्ठा होगा और ये वाला चार्ज इधर होगा, सिंपल सी बात है, V क्रॉस B, पॉजिटिव वाला ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वाला नीचे जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव वाला जो चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है।
अब ये वाला कोई चार्ज लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव वाले पे देखते हैं। पॉजिटिव वाले पे फोर्स किधर लग रहा था भाई, वो वाला फोर्स कौन सा था, दिस फोर्स वाज मैग्नेटिक। यहाँ बना देता हूँ, ये वाला पॉजिटिव वाले पे ऊपर कौन सा लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगता है, तो इधर भी फोर्स लगने लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वाला था, दिस इज EBB, ये वाला है EE, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कैसे, इक्विलिब्रियम क्या, सुनो, जैसे जैसे तुम इसको इधर मूव कराओगे, मोर एंड मोर चार्जेस यहाँ बढ़ते जाएंगे, यहाँ बढ़ते जाएंगे, मोर वैल्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, तो ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, FE इज टू EE, ठीक। अब ये तो पहले से फिक्स है, स्पीड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, E की वैल्यू कांस्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने ज़्यादा चार्ज इकट्ठे होते जाएंगे तो वो चलता जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम होगा, फिर उसके बाद और चार्ज नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उतना कांस्टेंट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम वो होता है जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए, मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कि उसकी वजह से जो फोर्स हो किसी चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर ले, कैंसिल आउट कर ले। तो एट इक्विलिब्रियम EE इज इक्वल्स टू BBL EBB, ये कट जाएगा, तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू BB, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँ देखो E इज इक्वल्स टू BB आ गया, फिर ये पूछा जाता है कि अगर मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा B ओवर डेल्टा L या डेल्टा R, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो डेल्टा B इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा R, तो डेल्टा B इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा R का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो L है, तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू BBL। अब ये क्वेश्चन तुमको HCV में मिलेगा, इसलिए करा दिया, ठीक है। तो हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये फुल डिटेल में मैं तुमको बताऊँ। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है। मिटा दूँ, हो गया। देखो एक और क्वेश्चन है बहुत प्यारा, वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाकई, और पोटेंशियल डिफरेंस समझने के बाद, जो इससे पहले क्वेश्चन किया उसको समझने के बाद ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखो कितना हैंडसम क्वेश्चन है ये वाकई, और इसकी तारीफ़ करनी होगी। बच्चों को ये पता नहीं चला जब जब उनके सामने आया, ठीक है। मान लो ये जैसे स्लैब है, बहुत आसान हो जाएगा आज के बाद तुम्हारे लिए, SCV का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वायर कनेक्ट कर दिया, कहा इधर से करंट आ रहा है I, ठीक, और ये स्लैब है, स्लैब का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, कहा A, कहा A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्लैब, ठीक है। इसकी कुछ लेंथ दे दी, कहा ये लेंथ L है, ये कुछ थिकनेस है B, ठीक है। कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे दिया, ठीक है, थिकनेस जो भी है अपनी वो B या D, चलो इसको D ले लो, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी थिकनेस ठीक है, ये वाली थिकनेस तुमको दिख रही है, एक ये थिकनेस है, एक तरीके से तुमको दिख रहा होगा कि क्या है, ठीक है। ये वाला D, ये मतलब एक तरीके से अपर फेस और लोअर फेस के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। थिकनेस ये वाली होगी, तो वो जो भी दिया है वो देख लो। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब, L इज द लेंथ, कहा N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब टर्मोलॉजी दे दी, ठीक। अब गाइस में करंट फ्लो इधर से कराया, ठीक है, ऐसे करके स्लैब से। अब हुआ क्या कि इसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ये बताओ कि इफ़ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो अगर अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, इफ़
इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, ठीक है। तो वो v कितना होगा ये पूछ लिया। तो देखो सबको पता I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है, तो I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी, तो v इज इक्वल्स टू आई ओवर एन ई ए हो जाएगा। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल जो भी कहानी थी वो क्वेश्चन में लिखी है, पढ़ लेना। उसमें मैंने तुमको बता दिया कि क्या क्या दिया था, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो करंट को अगर I बोल दिया है, डिफाइन कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। पहला क्वेश्चन तो ये था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये बोला कि बताओ कि होगा क्या। देखो ये इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वही पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा ना, ठीक है। तो उस पर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगा, देखो v क्रॉस b ऊपर लगा, ये तो अपनी v वेलोसिटी से जा ही रहे थे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब ऊपर वाले फेस पे इकट्ठे हो गए। ये सब कहानी वहाँ लिखी है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव इधर वाले पे, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही पूरी कहानी है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सिचुएशन बदल दी है, वरना कंसेप्ट वही है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो कहा कि बताओ कि कोई भी चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा। तो फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू, भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी। बाकी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, वो साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं, क्यू वी बी। तो यहाँ से ई वी कितना, आई ओवर एन ई ए इंटू बी, ये कट गया, तो फोर्स कितना आया, बी आई ओवर एन ए, सही है, ई से ही कट गया। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी बी, क्यू ई है, वी अपने पास है, तो ये फोर्स आ गया, फोर्स निकाल लिया, ठीक है, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। फिर कहा बताओ यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब उस पर नेट फोर्स, क्योंकि अब पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। तो कहा जब इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम का मतलब तो समझ रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर लग ही रहा था, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब ये यहाँ पे बना दे रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एफ इज इक्वल्स टू ई ई, और ये ई वी बी। तो कहा कि बताओ जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बताओ इक्विलिब्रियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ये हो गया ई ई इज इक्वल्स टू ई वी बी, ये कट जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू आई बी ओवर एन ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फिर कहा पोटेंशियल डिफरेंस, भाई अगर ऊपर कुछ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाए, नीचे एक्यूमुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस बना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पिछले वाले की तरह, पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी, ऊपर वाला फेस नीचे वाले फेस के बीच की डिस्टेंस डी, तो कितना हो गया, बी आई डी ओवर एन ई ए, दिस इज डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे थे, वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। बात समझ में आई, पुराने क्वेश्चन जैसा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लग गई, पूरी कहानी, ठीक है। मिटा दूं, देखो कुछ ऐसे वाले भी क्वेश्चन पूछे गए। कहा ये मान लो दो पैरेलल रेल्स हैं और इस पे एक कंडक्टर रखा है, ठीक, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कोई भी अपना, ये मान लो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक है। ये देखो ये यहाँ रखा है और यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे,
अब मैग्नेटिक फील्ड है, करंट करेंगे कंडक्टर, तो उस पर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर की लेंथ मान लो L है, ठीक है, ध्यान समझना, ये L है और ये रेल्स के बीच की डिस्टेंस है B, ठीक। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ तक की डिस्टेंस है S, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू BIL, ठीक है। बहुत ध्यान से, कभी कभी इनके बीच की डिस्टेंस कुछ और डिफाइन कर दी जाती है, वो मैंने B डिफाइन की, कंडक्टर की लेंथ L डिफाइन की। तो अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है 15 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो लेना 15 है। मैग्नेटिक फील्ड में जितना कंडक्टर का पार्ट है उतना वाला फोर्स वहाँ पे लगेगा। तो BIL कौन सा लेना है? L मतलब कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। जितने कंडक्टर में पूरा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड में अवेलेबल है वो पूरा कंडक्टर लेना है, ना कि ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों, कभी कभी वो रेल्स के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, इसलिए मैंने अलग लिए, उसको B लिया, इसको L लिया, तो BIL आएगा फोर्स, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है S और रेल्स स्मूथ हैं, रेल्स आर स्मूथ, तो स्पीड मैक्स स्पीड, पहला स्पीड व्हेन लीव्स द रेल, ठीक है। मतलब क्या है, सुनो, दो रेल्स हैं एकदम हॉरिजेंटल रखी गई हैं और उन पे एक कंडक्टर रख दिया, उसमें करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से उस पर फोर्स कितना लगेगा? IL क्रॉस B, ठीक है। IL क्रॉस, अब साला ये लो करंट इधर लो तो अच्छा डायरेक्शन बनेगा ना, ठीक है। तो IL क्रॉस B किधर फोर्स लगा? इधर, ठीक है, इधर जाना, मुझे इधर भगाना है इसको, तो करंट की डायरेक्शन IL क्रॉस B, तो इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स कितना? BIL कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्पीड व्हेन लीव्स द रेल, तो ये रेल है यहाँ तक, तो यहाँ पे यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी? तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। हॉरिजेंटल एकदम रेल है और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हॉरिजेंटल है, सिस्टम इज हॉरिजेंटल, सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल टेबल, हॉरिजेंटल टेबल पे रखा है, ठीक है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर 0 प्लस 2 BIL ओवर M। एक्सीलरेशन तो यही होगा, अगर उस कंडक्टर का मास M है, M इज़ द मास ऑफ कंडक्टर, तो आ गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सीलरेशन S, तो S डिस्टेंस कवर करने में उसकी स्पीड हो जाएगी V इज इक्वल टू √2BILS ओवर M, ठीक। अब सुनो, ये हो गई उसकी स्पीड जब रेल्स को छोड़ेगा, और रेल्स से उतरने के बाद मान लो ये बोल दिया कि वो कंडक्टर ग्राउंड पे फिसलना शुरू हो जाता है। भाई अगर उसकी स्पीड है, मान लो 20 की स्पीड आई, तो 20 की स्पीड से फिसलेगा, और मान लो बोल दिया ग्राउंड रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ दे दिया, तो कहा जाएगा कि उस ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इफ़ ग्राउंड हैज़ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन स्टॉप्स, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा? तो देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी? 0, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली, तो ये कितनी है? 2BILS ओवर, इसको कुछ x मान लें, कितनी डिस्टेंस कवर करके रुके, तो 2BILS डिवाइडेड बाय M, और एक्सेलरेशन अब तो कितना लगेगा भाई? फ्रिक्शन कितना लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा ना, तो वो कितना होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू mg, तो म्यू mg डिवाइडेड बाय मास, तो म्यू जी होगा वो, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो वाला एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू जी, तो x आ गया, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा? वो x इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 2BILS ओवर 2m म्यू जी, ठीक है। तो जो कट जाए काट दो, जो नहीं कटे कोई बात नहीं। इक्वेशन डेटा दे के क्वेश्चन दिया जा सकता है कि डेटा ले लो कि इतना इतना कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट दे दिया, ठीक है। कभी कॉफिशिएंट निकलवा लिया, कुछ भी कर लिया, कभी मैग्नेटिक फील्ड निकलवा लिया, तुमको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बहुत आसान। फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की लगानी आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है।
चाहे ये लगाओ चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, किसी से करो, सबसे हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ये तुम्हारे पुराने वाले क्वेश्चन हैं। आई बात समझ? इसको मिटा देते हैं। ऐसा वाला भी क्वेश्चन करा दिया। हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कसम जो खाई है ना, इसलिए कसम को पूरा करेंगे, इसको मिटाएंगे। देखो ये हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचता है? अब कौन सा क्वेश्चन बचता है? ये वाला तो निपटा दिए। क्वेश्चन अपना बचता है, अब मुझको नहीं लगता कि इधर से अपना कोई क्वेश्चन खास बच रहा है। ठीक है, अब पैरेलल, अब वो वाले ले रहे हैं मैं, हाँ ये वाला ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच रहा है। देखो अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसके नीचे एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इस कंडक्टर को ऐसे बांध के लटका दिया, ऐसे बांध के लटका दिया, ठीक है, और इसमें करंट है ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये है I1, ये I2, ये डिस्टेंस D। नहीं ये नहीं बताएंगे, पहले इनफाइनाइट लेंथ वाले क्वेश्चन तुमको बताने होंगे तब बात बनेगी, ये नहीं। देखो ये वाला बताते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन पे कोई कंडक्टर रखा है ऐसे, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक, ये कुछ कहानी कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, 2D डायग्राम। इधर से देखने में ऐसे दिख रहा है, ठीक। ये फिसलता हुआ एक कंडक्टर यहाँ से ऐसे आता है, ठीक। कंडक्टर एक्चुअल में कैसे रखा गया है? ऐसे प्लेन है और कंडक्टर एकदम ऐसे रखा गया है। तो कंडक्टर किधर है? जेड एक्सिस, मतलब कंडक्टर इधर से ऐसे साइड व्यू ऐसा दिखेगा कि नहीं, ठीक है। कंडक्टर इस तरीके से फिसलते हुए आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या किया, इसमें करंट है, ये करंट की डायरेक्शन ही दी मैंने, ठीक है। मैं कहता हूँ L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज जस्ट लाइक L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कुछ बना लो, ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। I इज़ द करंट। मैं कहता हूँ इसमें करंट कितना है? I करंट along नेगेटिव जेड एक्सिस, दिख रहा है अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे करके वो फिसलते हुए आएगा, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे करके फिसलते हुए कंडक्टर आ रहा है, ठीक। तो अब समझना कि देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तुमको बस ये समझ में आना चाहिए कि mg फोर्स लगेगा, उसका एक कंपोनेंट लगेगा mg साइन थीटा along दिस, और IL क्रॉस बी, भाई IL क्रॉस बी, तो IL क्रॉस बी, IL देखो बहुत ध्यान से, IL मतलब करंट अंदर की तरफ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो IL क्रॉस बी, तो एकदम ऐसे करके फोर्स लगेगा। दिस इज लाइक दिस, फोर्स ऐसे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये कितना BIL, और बाकी थीटा तो 90 है, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि कितनी कांस्टेंट स्पीड से आएगा वो नीचे, तो कितनी कांस्टेंट स्पीड से आने के लिए क्या हो कि नेट फोर्स उस पर 0 हो। तो कहने का मतलब ये वाला कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो ये FM cos थीटा, तो हम कहेंगे इफ़ V इक्वल्स टू कांस्टेंट, कुछ भी बोला जाए, कांस्टेंट स्पीड से बोल दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है, जो भी बोला जाए इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो mg साइन थीटा किसके बराबर? BIL cos थीटा, बस BIL cos थीटा, मतलब ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट स्पीड से आएगा। तो mg साइन थीटा, m क्या है सब कुछ याद रहे, m क्या है? m इज़ मास ऑफ कंडक्टर, ठीक है। L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, करंट तुमको पता है, थीटा तुमको इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, सब कुछ पता है, ठीक है। फिर वो कांस्टेंट स्पीड से फिसलते हुए आएगा, तो तुमको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ये इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी कहीं भी कुछ भी करवाया जाए ऊपर नीचे
तुमको सब खेल खेलनी आनी चाहिए, ठीक है। उफ, अब इनफाइनाइट लेंथ करेंट कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ के होंगे उनके बीच में कितना फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं, इनमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये अब इतना काम कर लेना, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, अगले वाले में ये ख़त्म कर दूंगा, फिर टॉर्क कराऊंगा, ठीक है। तो बाय बाय फॉर नेक्स्ट क्लास।